नमस्कार दोस्तों, आप सभी को भारतीय राजअर्थनीति चैनल पे स्वागत है। आज का विषय आपको पता ही होगा कि हम F-35 के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि ये एयरक्राफ्ट हमें लेना चाहिए या नहीं। जब से राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की है कि ये भारत को मिल सकता है, तब से बहुत से वीडियोस चल रहे हैं सोशल मीडिया पर। कोई कह रहा है लेना चाहिए, कोई कह रहा है नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमें एक बैलेंस्ड वे में सोचना है हमारे हित के लिए क्या सही है, और जो तर्क दिए जा रहे हैं ना लेने के, वो क्या सही है या फिर हम ज़्यादा ही इमोशनल हो रहे हैं। जो पहला तर्क दिया जा रहा है वो है पॉलिटिकल रिस्क का। मतलब आज राष्ट्रपति ट्रंप यूएस के राष्ट्रपति हैं, 4 साल बाद नहीं रहेंगे, तब कोई नया राष्ट्रपति होगा और वो कहेगा कि नहीं, इस प्रोग्राम को हम बंद कर दें, तो क्या होगा? अगर ठीक से हम विवेचना करें तो ये पॉलिटिकल रिस्क भारत में भी है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब एनडीए की गवर्नमेंट थी, एनडीए 1 की बात कर रहा हूँ, जब 98 और 2004 के बीच एनडीए गवर्नमेंट थी, तब हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने तेजस का नामकरण किया था। और ये हम सबको ऐसा लगता था कि अगले 5-7 साल में इसको इंडक्ट किया जाएगा। लेकिन 2004 में वो गवर्नमेंट से बाहर हो गए और नई जो यूपीए गवर्नमेंट आई, वो अगले 10 सालों में भी इसको इंडक्ट नहीं कर पाए इंडियन एयरफोर्स में। और फिर 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई, उसके बाद तेजस का इंडक्शन शुरू हुआ है, चाहे मार्क 1 कह लीजिए, चाहे मार्क 1A कह लीजिए। तो ये भी तो हो सकता है कि हमारे यहाँ अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाए और फिर उनका मन बदल जाए, तो इस डर के मारे के हम कोई भी काम ना करें और लॉन्ग टर्म का कुछ भी ना सोचें। क्या ये उचित होगा? जो दूसरा तर्क दिया जा रहा है वो है ये बहुत महंगा है। अब देखिए, महंगा तो राफेल भी था, महंगा तो प्रेडेटर ड्रोन भी है, जो हम $3 बिलियन खर्च के 30 ले रहे हैं। महंगा तो P-8I पोसेडॉन भी है, महंगा तो बहुत से चीज़ें हैं। लेकिन क्या सिर्फ कीमत तय करेगी कि हम हमारे राष्ट्र सुरक्षा के लिए क्या खरीदें और क्या नहीं? मेरे हिसाब से तो नहीं। अब इसकी खासियत तो बहुत है। 5th जेन फाइटर के जो टेक्नोलॉजीज़ होते हैं वो तो सभी इसमें हैं, उसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। लेकिन ये सबसे जो प्रमुख एक इसका फीचर है वो है नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए यह तैयार है। इसको डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया है कि नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए बना है। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर 21st सेंचुरी और उसके बाद का एक नए प्रणाली है जो युद्ध को चेंज कर देता है और युद्ध के मैदान को भी चेंज कर देता है। वो कैसे? मान लीजिए ये F-35 दुश्मन के टेरिटरी में घुस गया है और इसको तो कोई देख नहीं पा रहा है क्योंकि ये 5th जनरेशन फाइटर है, और ये वहाँ से तस्वीरें भेज रहा है। तो हमारे यहाँ जो सैनिक हैं उनको ये तस्वीरें मिल रही है कि हमारे शत्रु पक्ष कहाँ पे है, किस तादाद पे है और कौन से हथियार उनके पास है, उनके फॉर्मेशंस क्या है, और उस हिसाब से हम आगे बढ़ सकें और कार्रवाई कर सकें। और ये रियल टाइम हो रहा है, ऐसा नहीं कि अभी उड़ा 2 घंटे बाद हमें मिलेगा, ताज़ा स्थिति आपको मिलेगी। और भारत इस नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए अपने सेनाओं को तैयार कर रहा है बहुत दिनों से। हमने जो भी खरीद रहे हैं, चाहे वो राफेल हो, चाहे वो P-8I पोसेडॉन एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो हमारे प्रेडेटर ड्रोन हो, वो सभी नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए पर्याप्त है।
तो हमें ये सोचना है कि हमारे लिए जो भविष्य है, जो हमने हमने सोच के रखा है नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए, तो उसमें तो ये एकदम फिट बैठता है। क्या सुखाई 57 नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए बना है? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता कि F-35 डेफिनेटली नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये भविष्य की टेक्नोलॉजी है जो युद्ध के मैदान को बदल कर रख देगी। और हमारे पास जो दूसरे यूएस के सिस्टम्स हैं, जो कि अपाचे है, जो चिनूक है, उनके साथ भी ये अच्छे से तालमेल बना सकता है। एक और खासियत है इसमें सुपर क्रूज अवेलेबल है। अब ये सुपर क्रूज है क्या चीज़? जब भी कोई एयरक्राफ्ट सुपरसोनिक स्पीड पे चलता है, तब उसको एक बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, और उसके लिए उसके इंजन में आफ्टर बर्नर्स लगे होते हैं, जो जिसको ऑन किया जाता है। आफ्टर बर्नर से गति तो मिल जाती है, लेकिन आईआर सिग्नेचर बढ़ जाती है। इसलिए उन विमानों को ट्रैक बड़े आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि इंफ्रारेड सिग्नेचर उनका पकड़ में आ जाता है। अब सुपर क्रूज ऐसी टेक्नोलॉजी है कि सुपरसोनिक स्पीड पे भी ये प्लेन उड़ सकता है विदाउट द यूज़ ऑफ आफ्टर बर्नर्स। मतलब आफ्टर बर्नर्स की ज़रूरत नहीं है टिल 1.6 मार्क। मतलब इसका आईआर सिग्नेचर भी कम होगा। और आपको पता होगा, हमने जब 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो रूस के साथ डेवलपमेंट के लिए हमने पैसा डाले थे, करीब 1 से 1.5 बिलियन डॉलर हमने डाले थे, उसके बावजूद हम वहाँ से वापस आ गए। हम उसको कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि उसमें ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज नहीं होते थे। और जो सुखोई 57 आज जो युद्ध के मैदान में चल रहा है, उसमें सुपर क्रूजिंग एबिलिटीज़ नहीं है। यह भी एक सोचने की विषय है। प्रैट एंड विटनी के F-135 इंजन बहुत ही पावरफुल है, और इसी वजह से यह सुपर क्रूज कर सकता है। एक और तर्क जो आ रहा है वो है कि हम अपना इंडिजिनस कार्यक्रम को बंद कर देंगे। नहीं, हमें बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। जो एमका है वो अभी डेवलपमेंट स्टेज में नहीं है, वो डिज़ाइनिंग फेज में है, और इसको प्रोटोटाइप बनाने में भी कम से कम 7 साल लगेंगे। तब तक हमारे जो पड़ोसी हैं उनके पास 5th जनरेशन फाइटर्स तादाद में होंगे। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, चाइना के भी। तो हमारे पास वक्त नहीं है कि हम बैठे रहें कि कब हमें एमका मिलेगा। तो हमें बहुत प्रैक्टिकली सोच के, मान लीजिए एक 5 स्क्वाड्रन हम F-35 लेते हैं, मतलब 75 से 80 एयरक्राफ्ट्स, तो हमारे जो डिप्लीटिंग स्क्वाड्रन्स हैं उसको भी ये ख्याल रखेगा, एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी हो जाएगा, और 7 साल में तो नई टेक्नोलॉजी भी आती रहेगी। तो हमें एक वक्त मिल जाएगा कि हम एमगा को ठीक से डेवलप कर सकें। जो नई टेक्नोलॉजी आज से 10 साल बाद उपलब्ध होंगी उसको उसमें ला सकें, और फिर हम मेक इन इंडिया करके अपना जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि चाइना के साथ जब हम लड़ने जाओगे तब हमें बहुत से क्वांटिटी की ज़रूरत होगी। चाइना ये सोच रहा है कि 5th जनरेशन एटलीस्ट 1000 एयरक्राफ्ट उसके पास अगले दशक में हो जाएगी। तो हमें भी उस तरह से सोचना है। और इसके पास जो स्टेल्थ कोटिंग हैं, जो जैमर्स हैं, और भी जो 5th जनरेशन के जो फीचर्स होते हैं, वो सभी इसमें हैं। इससे ज़्यादा आधुनिक विश्व में कोई और फाइटर एयरक्राफ्ट है नहीं। और ये हमें एक वक्त देगा कि हम अपना जो एमका है वो तसल्ली से डेवलप कर सकें।
आशा करता हूँ संक्षेप में आपको सही इन्फॉर्मेशन दे पाया। आपको वीडियो अच्छा लगा, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।